परतंत्र भारत में विभिन्न शिक्षा आयोग एवं शिक्षा की वस्तु स्थिति। आज का विषय है परतंत्र भारत में विभिन्न शिक्षा आयोग एवं शिक्षा की वस्तु स्थिति। जानते हैं इसका व्याख्या इस प्रकार से किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बताया जाएगा उदय घोषणा पत्र के बारे में। उदय घोषणा पत्र क्या है जानिए। उदय घोषणा पत्र उपयुक्त सभी बातों के उदय घोषणा पत्र संयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा नीति लाने की बात कही गई जो सार्वजनिक शिक्षा के विकास की बात करती हो। इसी क्रम में 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उदय घोषणा पत्र आया, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य किया। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जैसे शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व बनाया गया। जैसे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास के संबंध में सुझाव दिए गए। इस प्रकार उदय आयोग ने शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा का माध्यम, उद्देश्य एवं मूल्यांकन जैसे विषयों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। स्त्री शिक्षा एवं मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में इस आयोग ने चिंता व्यक्त की तथा इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस घोषणा पत्र के महत्व एवं कार्यों को देखते हुए इसे भारत में शिक्षा के महाधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। उदय घोषणा पत्र के सुझावों पर अमल करते हुए 1856 ईस्वी में कलकत्ता में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की गई तथा 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1854 से प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया। इस स्तर पर इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहना तर्क संगत नहीं दिखता, क्योंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गई थी। व्यापक साक्षरता के आदर्श को दरकिनार कर दिया गया था तथा तकनीकी शिक्षा भी सीमित स्तर पर ही दी जा रही थी। दूसरी तरफ है 1857 ईस्वी में हुई विद्रोह है, जो 1857 में विद्रोह हुआ था। विद्रोह की घटना के कारण उदय घोषणा पत्र पर अधिक समय तक कार्य नहीं किया जा सका। विद्रोह की समाप्ति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को भारत पर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। महारानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार ने अब अपना ध्यान भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगाया। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य गौण हो गए। हालांकि इस समय तक देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में हजारों प्राथमिक विद्यालय विभिन्न माध्यमों से स्थापित हो चुके थे तथा कई स्थानों पर हाई स्कूलों की भी स्थापना की जा चुकी थी। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, 1845 ईस्वी में बंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज। फिर इसके बाद 1854 ईस्वी में पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा एक यंत्र शास्त्र से संबंधित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई थी। यहां पर स्पष्ट किया गया उदय घोषणा पत्र के बारे में बताया गया। किसके बारे में? उदय घोषणा पत्र के बारे में। अब उदय घोषणा पत्र के बाद यहां पर बात करें तो हंटर आयोग, जानते हैं हंटर आयोग के बारे में, तो बताइए हंटर आयोग क्या है?
हंटर आयोग का वर्णन इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हंटर आयोग के बारे में बताते हैं। हंटर आयोग भारत ने समय समय पर शिक्षा में सुधार, परिवर्तन एवं विकास करने हेतु कई शिक्षा आयोगों का गठन किया गया। देश का प्रथम शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग GA हंटर आयोग भी कहा जाता था। इसका गठन 1882 ईस्वी में किया गया। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किए। इसके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया तथा इसे स्थानीय निकायों को सौंपने की बात कही गई थी ताकि इसके विकास में तेजी लाई जा सके। जबकि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था को जनता के ऊपर छोड़ने की बात कही गई थी। अर्थात आयोग का मानना था कि जिन स्थानों पर माध्यमिक या उच्च शिक्षा की मांग बढ़ेगी वहां सरकार आवश्यकता अनुसार स्कूल या कॉलेज की स्थापना करेगी। शिक्षा की विषय वस्तु में भी स्थानीय आवश्यकता को वरीयता दी गई। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया था। स्त्रियों की मौजूदा शिक्षा संबंधी सुधारों में बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में पहली बार विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुरूप विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को साहित्यिक पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया था। हंटर आयोग की सिफारिशों पर अमल किए जाने के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति देखने को मिली। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। शिक्षण संस्थानों में होने वाली यह प्रगति तत्कालीन परिस्थितियों में तो संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन जबकि तुलना में यह असंतोषजनक थी। इस दौरान भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयासों से भी अनेक विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। इस समय स्थापित किए गए अन्य कॉलेज थे फर्न्यूसन कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज आदि शामिल हैं। इस तरह यहाँ पर बताया गया हंटर आयोग के बारे में। तो हंटर आयोग के बारे में यहाँ पर समझाया गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, कर्जन की शिक्षा नीति। तो बताइए कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में। तो वही जानते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में इस प्रकार से वर्णन है। कर्जन 1899 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, किंतु इससे पूर्व ही प्रेस का विकास हो चुका था। शिक्षित भारतीयों द्वारा पत्रकारिता को महत्व दिया जाने लगा था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष बढ़ चला था। साथ ही कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विकास के फलस्वरूप भारतीय पश्चिमी की प्रगतिशील अवधारणाओं से परिचित हुए। इस संदर्भ में कई ब्रिटिश अधिकारी जनता के बीच राजनीतिक असंतोष के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली को उत्तरदायी ठहरा रहे थे अंग्रेज आदि। अतः यह धारणा निर्मित होने लगी कि शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जाना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों के बीच कर्जन ने
1901 ईस्वी से शिमला में 15 दिवसीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे जिसे गुप्त रखा गया। इसके पश्चात 1902 ईस्वी में कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसे उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन तथा विश्वविद्यालयों द्वारा महाविश्वविद्यालयों के अधिक कड़े एवं व्यवस्थित पर्यवेक्षण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ावा दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार दिया गया। हम कर्जन की शिक्षा नीति का विश्लेषण करने पर पाते हैं तो यहाँ पर उसने उच्च शिक्षा की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर तथा व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा कृषि शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया। इसके पीछे मूल कारण यह था कि कर्जन देश में राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के लिए शहरी शिक्षित भारतीयों को जिम्मेदार मानता था। यहाँ पर बताया गया कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया। आज का विषय पूरा होता है परतंत्र भारत में विभिन्न शिक्षा आयोग एवं शिक्षा की वस्तु स्थिति। इसमें बताया गया पुणे घोषणा पत्र के बारे में, इसके बाद बताया गया हंटर आयोग के बारे में, और लास्ट में अंत में बताया गया यहाँ पे कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।